गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कोरिलेशन एनालिसिस के नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आए हैं। नेक्स्ट टॉपिक करने से पहले हम पिछले टॉपिक में जो थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा जो पॉइंट्स रह गए हैं हमारे, हम पहले उन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जिसमें देखिए सबसे पहले है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। जो हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पढ़ रहे हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है वो -1 और +1 के बीच में लाई करता है। मतलब -1 से छोटा नहीं हो सकता और +1 से बड़ा नहीं हो सकता। दूसरा है कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ द ओरिजिन एंड स्केल। इसके इंडिपेंडेंट होने का मीनिंग ये है कि अगर हम जो इंटरवल होता है, मान लो x की सभी वैल्यूज़ के बीच में 20-20 का डिफरेंस है और y की सभी वैल्यूज़ के बीच में 50-50 का डिफरेंस है, तो भी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे हम उस इंटरवल को हटाकर, मतलब इंटरवल से डिवाइड करके डेविएशंस निकाल लें, चाहे इंटरवल के साथ डेविएशंस निकाल लें। ठीक है ना, मतलब बिना घटाए करेंगे तब भी वही आंसर आएगा और घटाकर करेंगे तब भी, मतलब डिवाइड करने के बाद। ठीक है ना, तो आंसर क्या रहेगा? सेम रहेगा। इसीलिए हम इसको जो है क्या बोलते हैं कि स्केल के हिसाब से भी ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। उसके बाद क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है ये ज्योमेट्रिक मीन है। किसका? रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का। रिग्रेशन कोफिशिएंट्स के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, रिग्रेशन एनालिसिस के अंतर्गत। ठीक है ना, ये रिग्रेशन कोफिशिएंट्स को हम डिनोट करते हैं BYX और BXY से। तो इन दोनों का क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है। ज्योमेट्रिक मीन हम कैसे फाइंड करते हैं? ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ, जिस भी वैल्यू का निकालना है उसके लिए भाई। ठीक है ना, अगर 2 वैल्यूज हैं तो 2 का रूट हो जाएगा, 3 है तो 3 का क्यूब रूट होएगा, 4 का 4th रूट, इस तरह से भाई। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 ही वेरिएबल हैं हमारे पास रिग्रेशन कोफिशिएंट्स के रूप में, एक BYX एक BXY। तो इन दोनों की गुणा करके उसका अगर रूट कर दे तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा हमारा, R, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसी प्रकार से नेक्स्ट है कि यदि X और Y इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है वो 0 होगा। यदि दोनों अलग अलग X और Y दोनों के दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट है। क्योंकि हम जब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करते हैं तो वो 2 वेरिएबल्स के बीच में फाइंड करते हैं। वो दोनों वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं जो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो। जैसे कि इनकम बढ़ने पर हमारे जो है ये कह सकते हो कि एक्सपेंडिचर बढ़ जाते हैं, या हमारी जो है सेविंग बढ़ जाती है या कम हो जाती है। तो ये डिपेंड होता है एक दूसरे के ऊपर। लेकिन जब दोनों ही इंडिपेंडेंट हो तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0 होता है। ठीक है, तो इसके 0 के साथ साथ एक पॉइंट और बताया हुआ है, बट द कन्वर्स इज नॉट नेसेसरीली ट्रू। इसका मीनिंग ये है कि जब हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं तो उस केस में देखो दोनों वेरिएबल हमारे इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन फिर भी जब हम उनका कोरिलेशन फाइंड करेंगे, मान लो R की वैल्यू फाइंड करते हैं, एक को X दूसरे को Y मानकर, जब हम फाइंड करेंगे तो कुछ ना कुछ रिजल्ट उसका जरूर आ जाएगा। ठीक है ना, लेकिन वो रिजल्ट हमारा जो है वो एग्जैक्ट ट्रू है या नहीं है, इस चीज़ को हम नहीं पता लगा सकते। ठीक है ना, नेक्स्ट है कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है वो एक प्योर नंबर होता है और ये खुद से एक इंडिपेंडेंट यूनिट के रूप में माना जाता है। और लास्ट है द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो सिमेट्रिक होता है। X और Y के बीच में क्या होता है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब है कि हम पहले X को रख के बाद में Y को रखेंगे तब भी वही आंसर आएगा जो पहले Y को और बाद में X रखने पर होगा। मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम पहले X को रखें या पहले Y को, दोनों ही केसेस में हमारा आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है भाई हमारा वो देखिए, इंटरप्रिटेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इंटरप्रिटेशन में क्या है कि हम जो डिग्री होती है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की, जो वैल्यू होती है उसे जो फाइंड करते हैं तो उसको एक पर्टिकुलर डिग्री के नाम से शो करते हैं कि वो किस टाइप का कोरिलेशन है उसके अंदर में। ठीक है ना, देखिए क्या बताया हुआ है, यदि R की वैल्यू 1 आती है, एग्जैक्ट 1,
ये सारी वैल्यू फिलहाल प्लस की दी हुई हैं, सेम टू सेम रिजल्ट हमारे माइनस की वैल्यूज़ के साथ भी हो सकते हैं। पहले हम प्लस की वैल्यूज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर सारी वैल्यू प्लस की हैं, या मान लो जो वैल्यू प्लस की दे रखी है, आर की वैल्यू प्लस की है तो और प्लस का 1 है, तो क्या कहेंगे भाई हम, देयर इज ए परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव, +1 होने पर परफेक्ट पॉजिटिव। अगर ये माइनस का है तो क्या कहेंगे, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, इसी प्रकार से यदि आर की वैल्यू 0 है, 0 तो प्लस माइनस की नहीं होती ना, 0 है तो उसे अब्सेंस ऑफ कोरिलेशन या नो कोरिलेशन कहते हैं, कि वहाँ कोई कोरिलेशन नहीं है। और थर्ड है, यदि आर की वैल्यू जो है वो 0.25 है, 0.25 प्लस की है तो कहेंगे पॉजिटिव लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन, और यदि माइनस की है तो नेगेटिव लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन भाई। ठीक है ना, प्लस होने पे पॉजिटिव और माइनस होने पे नेगेटिव। 0.25 को हम लो डिग्री बोलते हैं भाई, और अगर जो है 0.5 के अराउंड हो तो क्या बोलते हैं उसको, मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन। मॉडरेट का मतलब होता है मीडियम, बीच वाली। ठीक है ना, प्लस की है तो पॉजिटिव मॉडरेट और माइनस की है तो नेगेटिव मॉडरेट। इसी प्रकार से अगर 0.75 से ऊपर है वैल्यू हमारी तो हम उसको बोलते हैं हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव। प्लस की है तो हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव, माइनस की है तो हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। मेन पॉइंट है कि 0.75। अब देखिए क्या होता है कि यदि हमारी जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट 1 है तो परफेक्ट, एग्जैक्ट 0 है तो अब्सेंस या नो कोरिलेशन। लेकिन अगर बीच में है वैल्यूज तो कैसे होगा, देखिए 1 और 0.75 के बीच में है तो हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन या नेगेटिव कोरिलेशन, और यदि 0.75 टू 0.50 के बीच में है तो मॉडरेट डिग्री ऑफ पॉजिटिव या नेगेटिव कोरिलेशन। यदि 0.25 और जो है क्या बोलते हैं इसको 0.5 के बीच में है तो लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन, और यदि 0 और 0.25 के बीच में है तो वेरी लो। ठीक है ना, और भी कम। तो इस केस इस तरह से जो है हम इसमें वैल्यूज को शो करते हैं भाई। ठीक है, ये था हमारा इंटरप्रिटेशन भाई कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का। अब हम जो इसका नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं वो है प्रोबेबल एरर एंड कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। देखो प्रोबेबल एरर क्या होता है, संभाव्य त्रुटि बोलते हैं हम इसको। तो प्रोबेबल एरर जो है नॉर्मली कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के टेस्टिंग के लिए काम आती है। ठीक है ना, कि हमारा जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है। ठीक है ना, मतलब उसके अंदर जो प्रोबेबल एरर है वो महत्वपूर्ण है या नहीं है। तो प्रोबेबल एरर फाइंड करने का क्या फार्मूला है, देखिए फार्मूला है 0.6745 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आर स्क्वायर इस सारे के डिवाइड बाय √n। ठीक है, इस तरह से हम प्रोबेबल एरर फाइंड करते हैं, और इसका क्या यूज होता है वो नीचे बताया हुआ है। देखिए कि यदि मोड ऑफ आर, मोड का मतलब होता है कि आर की वैल्यू चाहे प्लस की हो चाहे माइनस की हो, हमने उसको प्लस का ट्रीट करना है। ठीक है, और उस वैल्यू को कंपेयर करना है किसके साथ, 6PE से, प्रोबेबल एरर के 6 गुणे के साथ में। यदि आर की जो वैल्यू है, मोड ऑफ आर की वैल्यू जो है वो प्रोबेबल एरर के 6 गुणे से बड़ी है, आर की वैल्यू बड़ी है, तो उस केस में हम कहते हैं कि आर जो है वो सिग्निफिकेंट है। और यदि छोटी है, मोड ऑफ आर की वैल्यू प्रोबेबल एरर के 6 गुणे से छोटी है, तो हम कहते हैं कि जो हमारी आर की वैल्यू है वो इनसिग्निफिकेंट है, मतलब वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। सिग्निफिकेंट या इनसिग्निफिकेंट इसके थ्रू देखा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है भाई हमारा इसके, देखो ये एग्जांपल बताया हुआ है कि हम जो है प्रोबेबल एरर को कैसे फाइंड करते हैं, और उसके थ्रू ये देखना कि आर हमारा जो है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, एक स्टूडेंट ने जो है आर की वैल्यू कैलकुलेट करी है 0.7, और उसमें नंबर ऑफ आइटम जो हैं वो 5 हैं। हमने ये बताना है कि कोरिलेशन जो है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। आगे बताया हुआ है वी नो दैट, हमें पता है कि प्रोबेबल एरर के 6 गुणे से बड़ी या छोटी होनी चाहिए किस चीज़ की वैल्यू, जो है सिग्निफिकेंट या इनसिग्निफिकेंट के लिए।
तो प्रोबेबल एरर हमने पहले फाइंड किया, वैल्यूज पुट करी इसके अंदर सारी की सारी, और हमारा जो प्रोबेबल एरर है वो हमने फाइंड किया 0.15। अब इसको हम सिग्निफिकेंट या इनसिग्निफिकेंट के लिए चेक करेंगे। तो उसके लिए देखिए हमने इसको जो है चेक करने के लिए क्या देखना है, R डिवाइड बाई PE करके देख लिया, तो ये वैल्यू हमारी आ गई 4.67। मतलब इसके ये 6 गुणे से क्या हो गई, छोटी हो गई। R की वैल्यू क्या हो गई, बड़ी हो गई, ठीक है ना। प्रोबेबल एरर का 6 गुना क्या हो गया, एक सम से छोटा हो गया। तो इस केस में हम क्या कहेंगे एक सम से कि R जो है वो क्या है, हमारा इनसिग्निफिकेंट है, ठीक है। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे कि जो हमारी प्रोबेबल एरर की वैल्यू है 0.16, इसको अगर हम 15 इसको मल्टीप्लाई कर दें किससे, 6 से, तो ये 0. क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 0.9। अब 0.9 जो है वो देखिए 6 गुना हो गया प्रोबेबल एरर का, और जो हमारी R की वैल्यू है वो कितनी है, 7 है। तो R की वैल्यू क्या है, छोटी है। छोटी है तो क्या कहेंगे, इनसिग्निफिकेंट। दोनों ही केसेस में जैसा भी इन्होंने भी सॉल्व कर रखा है, तो 2 तरीकों से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड। अब हम ये नया मेथड कर रहे हैं, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड। इस मेथड के अंतर्गत हम जो है कैसे वैल्यूज फाइंड करते हैं, कैसे वो बाद में देखेंगे। पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में जो है बेसिक देख रहे हैं। जो ये मेथड है हमारा, ये प्रोफेसर चार्ल्स स्पीयरमैन्स ने दिया था 1904 में भाई, ठीक है ना, 1904 में। इसीलिए उसके नाम पर ही इस मेथड का नाम रख दिया गया है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड भाई। अब रैंक का मतलब क्या है कि इसमें जो है ना, देखिए हम अलग अलग जो भी वैल्यूज दे रखी हो हमारे को, उनकी रैंक निकालते हैं, रैंक से कैलकुलेशन करते हैं। इसी वजह से ये वाला जो मेथड है हमारा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों टाइप की वैल्यूज में फाइंड हो सकता है, दोनों टाइप के वेरिएबल्स में हम इसको फाइंड कर सकते हैं। देखिए क्वालिटेटिव में क्या चीज़ आती है, क्वालिटी, गुणों की बात कर रहा है, गुण अवगुण जो से भी हैं, ब्यूटी है, इंटेलिजेंस है, ऑनेस्टी है, म्यूजिक है, इस टाइप के वैल्यूज है। साथ के साथ में हम क्वांटिटेटिव वैल्यूज भी फाइंड कर सकते हैं। तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों में फाइंड हो सकता है ये, ठीक है। ये जो मेथड है हमारा रैंक्स के ऊपर बेस्ड होता है। हमें जैसे जो चीज़ ज़्यादा पसंद आती है उसको हम नंबर 1 रैंक दे देंगे, जो कम पसंद आए उसको नंबर 2, एंड सो ऑन जैसे में, ठीक है ना। मान लो किसी फैंसी ड्रेस कंपटीशन में गए, उसके अंतर्गत हमने देखा कि जिसकी ड्रेस सबसे अच्छी है उसको रैंक नंबर 1 दे देंगे, जिसकी रैंक उससे थोड़ी कम अच्छी है तो उसको नंबर 2 दे देंगे, जो उससे भी कम है उसको नंबर 3 दे देंगे। इस टाइप से रैंकों के हिसाब से जो है इसमें वैल्यूज़ निकाली जाती हैं, ठीक है। उसके बाद है रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, जो है वो कैपिटल R से डिनोट किया जाता है भाई, ठीक है ना। कैपिटल R जो है वो रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के लिए डिनोट होता है, और इसकी वैल्यू भी -1 और +1 के बीच में चलेगी, जैसे कि कार्ल पियर्सन के अंतर्गत चली थी, ठीक है। रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड करने की कितनी विधियां हैं, इसके अंतर्गत हमारे को मेनली 3 विधियां बताई हुई हैं। एक तो पहला जब हमें रैंक गिवन हो, दूसरा जब रैंक गिवन ना हो, और तीसरा जब रैंकों के बीच में टाई अप हो जाए, जिसको हम इक्वल रैंक्स बोल सकते हैं भाई। जब 2 वैल्यूज सेम आ जाएं तो दोनों को हम सेम रैंक देंगे, तो किस प्रकार से वैल्यूज फाइंड होंगी ये हम देखना है भाई। पहला टॉपिक हम कर रहे हैं, जब हमें रैंक गिवन करके दे रखे होंगे तो उस केस में हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैसे फाइंड करेंगे, बाय द रैंकिंग मेथड, या इसको हम कह सकते हैं स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड भाई, ठीक है। देखिए सबसे पहले जब हमें रैंक गिवन होते हैं तो हमें करना क्या है, केवल 2 काम मेन होते हैं हमारे इसके अंदर। उनमें एक तो है फार्मूले में वैल्यूज पुट करके सोल्यूशन करना, और दूसरा है दोनों रैंक्स के बीच में डेविएशन निकालना। डेविएशन को हम कैपिटल D से डिनोट कर देते हैं, इसको हम डिफरेंस भी बोल सकते हैं, बाकी डिफरेंस की बजाय डेविएशन ज़्यादा अच्छा रहता है इसके अंदर, ठीक है। तो दोनों रैंक्स के बीच में डिफरेंस देखना है। डिफरेंस के लिए चाहे R1 माइनस R2 कर लो, चाहे R2 माइनस R1, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, ठीक है ना। तो जो D की वैल्यू आएगी हमारी, उस D की वैल्यू का फिर हमें स्क्वायर करना है, और उसके बाद उनका जोड़ करना है, और उसके बाद जो है फार्मूले में पुट करना है। ये हमारा फार्मूला है हमारा, कैपिटल R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन D स्क्वायर डिवाइड बाई n इंटू n स्क्वायर माइनस 1 कर लो, या n क्यूब माइनस n कर लो, एक ही बात है भाई,
ठीक है, ये एक एग्जांपल दे रखा है हमारे को किसी फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए दो जजों के अलग अलग जो है रैंक्स दिए हुए हैं। उसमें देखिए पहले जज का है उसको x दिखा दिया, दूसरे जज को हमने y दिखाया है, तो इसका R1 और R2 हमने डिनोट कर लिया दोनों रैंक को, क्योंकि रैंक गिवन करके दे रखे हैं हमारे को स्पेशली। दोनों का डिफरेंस निकाल लिया जिसको हम डेविएशन डिनोट करेंगे, R1 माइनस R2 कर लो या R2 माइनस R1 करेंगे तो और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो अब हमारी पॉजिटिव वैल्यू है वो माइनस की हो जाएंगी और जो माइनस की वैल्यू है वो प्लस की हो जाएंगी, बाकी सेम रहेगा भाई, ठीक है ना। फिर हमने इसका जोड़ करके देखा, स्मैशन डी हमेशा जीरो आता है, अगर ये जीरो ना हो तो इसका मतलब है कहीं ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है। फिर हमने डी का स्क्वायर किया, सारी वैल्यूज का स्क्वायर कर दिया, तो ऑटोमेटिक सारी वैल्यू क्या हो गई हमारी प्लस की हो गई, जो माइनस वाली थी वो भी प्लस की होगी, जो प्लस है वो भी प्लस की होगी स्क्वायर करने के बाद। स्मैशन डी स्क्वायर जो है हमारा आ गया 32, ठीक है। अब हमने जो है फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है 1 माइनस 6 स्मैशन डी स्क्वायर बाय एन क्यूब माइनस एन, सारी वैल्यूज पुट करने के बाद देखा तो हमारा आंसर आया 0.619। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एक मॉडरेट डिग्री जो है पॉजिटिव कोरिलेशन की है दोनों जजों के बीच में, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। बाकी दोनों मेथड जो हैं हम जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके।